Hey guys, welcome to the part 9 of your chapter 1 of auditing, and this is going to be the last part of your chapter 1, and after these two topics the chapter will be over. And for the chapter 2 I have started preparing for means उसमें सब कुछ ना बहुत ज़्यादा जम्बल्ड में दे रखा है, लाइक प्लानिंग का अलग है, फिर स्ट्रैटेजी, फिर बाद में फिर से प्लानिंग है. तो आई एम प्रिपेयरिंग अ स्ट्रक्चर ऑन इट सो दैट एक्सप्लेनेशन करने में मुझे ईजी रहे. तो इसलिए हो सकता है कि 2-3 दिन लग जाए मुझे. ठीक है, इस वीडियो के 2-3 दिन बाद है, लेकिन चैप्टर 2 पे मैंने काम शुरू कर दिया, उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं बस. तो आफ्टर 2-3 डेज़ आ जाएगी. जब भी ये वीडियो अपलोड होगी उसके 2-3 डेज़ बाद, मतलब मुझे इतना टाइम चाहिए होगा. ठीक है ना. तो प्लीज़ आप लोग पेशेंस रखना. मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज मुझे कमेंट्स ये ज़्यादा आ रहे हैं कि मैम आप पूरा सिलेबस कराएंगे या कितने चैप्टर्स कराएंगी. तो आई एम जस्ट सेइंग दिस कि मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना करा पाऊँगी, बिकॉज अभी इससे पहले मैंने ऑडिट नहीं पढ़ाया है, तो इसलिए मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है कि मुझे कितना टाइम लग सकता है किस चैप्टर में. ओके, तो दैट्स वाई मैं कोशिश करूँगी कि मैं मैक्सिमम कवर कर पाऊँ आप लोग के लिए, बट स्टिल एट द मोमेंट मैं नहीं बता सकती कि कितने और चैप्टर्स मैं कराने वाली हूँ. ठीक है ना. तो चैप्टर 2 पे मैंने काम शुरू कर दिया, बस मैंने आप लोग को इतना बता दिया. तो प्लीज़ पेशेंस रखना, बार बार ये कमेंट मत करना कि कितने चैप्टर्स कराएंगी या पूरा सिलेबस कराएंगी. ठीक है ना. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विथ अदर डिसिप्लिन्स. अदर डिसिप्लिन्स का मतलब ये हो गया कि जो अदर फील्ड्स होती हैं जैसे लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, तो इनसे हमारा जो ऑडिटिंग है इसका क्या रिलेशनशिप है. तो द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग एज अ डिसिप्लिन इन सिंपल वर्ड्स इन्वॉल्व्स रिव्यू ऑफ वेरियस एजर्शंस. नो, एजर्शंस जो होती हैं, एजर्शंस क्या होती हैं, एसर्शन जो भी आप बोलना चाहो उसको, तो ये होती हैं जिससे हम कुछ एसर्ट करते हैं. ठीक है, एसर्ट करते हैं, हम कुछ कंक्लूड करते हैं. लाइक इसका एग्जांपल दे सकती हूँ मैं आपको. एजर्शंस का एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, ये सब आपकी एजर्शंस होती हैं, आगे आपके चैप्टर में आएंगी. तो एजर्शंस क्या होती हैं कि जैसे आपको एसेट की कोई वैल्यू दे दी. ठीक है, आपके सामने बैलेंस शीट है किसी कंपनी की, एंड आपको ये दे दिया कि इस कंपनी की जो एसेट्स हैं इनकी वैल्यू है. तो आप क्या करोगे, आप उस वैल्यू से ये एजर्ट कराओगे कि क्या सच में जो बैलेंस शीट में है उससे मैच कर रही है. मतलब आपको दिखेगी, अगर आप ऑडिट करने जाओगे कंपनी में, अगर आपको दिख रही है कि हाँ ये एसेट्स हैं और इसकी इतनी वैल्यू है, तो आप क्या एजर्शन लगा रहे हो कि ओके इतनी वैल्यू है एंड ये सच में है ऐसा. तो आप एग्जिस्टेंस से चेक कर रहे हो, एग्जिस्टेंस एक ऐसी एजर्शन आप यूज़ कर रहे हो जिससे कि आप खुद को सेटिस्फाई कर पा रहे हो कि जो बैलेंस शीट में एसेट की इन्होंने वैल्यू लिखी है वो ठीक है. इसी तरह से वैल्यूएशन, वैल्यूएशन कैसे होता है, जैसे प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, तो उससे आप फिर बैलेंस शीट की वैल्यू से मैच करते हो, तो वो क्या हो गया, वैल्यूएशन हो गया. इस तरह से कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, ये सब हमारी बहुत सारी एजर्शंस की कुछ बेसिस होते हैं, जिसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम कुछ एजर्ट करते हैं. ठीक है, कुछ कंक्लूड करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं खुद को. तो ये हम दोनों ही तरह से करते हैं. फाइनेंशियल टर्म्स में भी, एक तो जो मैंने आपको बैलेंस शीट वाला दिया वो, एंड हम नॉन फाइनेंशियल में भी करते हैं. नॉन फाइनेंशियल मतलब हो गया कि जो कंपनी की वो है, मतलब गुडविल है या काम करने का तरीका है, तो आप क्योंकि ऑडिट कर रहे हो, ओपिनियन देना है, तो आपको तो दोनों ही मैटर्स से सेटिस्फाई होना पड़ेगा ना. सो दैट्स वाई हम लोग एजर्शंस लगाते हैं, तो हम उन्हीं का ही रिव्यू करते हैं. ठीक है ना. तो विद अ व्यू टू प्रूव the veracity of such assertions and expressing of opinion by auditor on the same. Thus, it's quite logical and natural that the function of audit can be performed if and only if person also possesses a good knowledge about the fields in respect of which he is conducting such a review. तो अगर आपको कोई काम चेक कर रहे हैं तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए ना. लाइक पेपर चेकिंग के लिए प्रॉपर जो पेपर चेकर है उसके पास नॉलेज होनी चाहिए. अगर गलत चेकर के पास में चली जाएगी कॉपी, तो वो गलत क्या चेक कर पाएगा. ठीक है ना. तो इसलिए बस यही बोल रहे हैं कि जो भी रिव्यू दे रहा है, जो भी ओपिनियन देगा, तो उसके पास क्या होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. तभी हमने क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बनाया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए जो ऑडिट करेगा. ठीक है ना. तो बस इसमें यही दे रखा है. ये एक समरी चार्ट है, आप लोग को खुद पढ़ना है. इसी का जो डिटेल्ड वाला है वो मैं पढ़ा रही हूँ. तो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में क्या है, तो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में तो सबसे ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तो होती है ना. तो it has been pointed out earlier that both accounting and
ऑडिटिंग आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर एज ऑडिटिंग रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वही जो मैंने आपको बताया, विच आर नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, P&L, बैलेंस शीट वगैरह, ओवरऑल अकाउंटिंग जो भी आपकी चल रही होती है उसी का ही तो वो होते हैं। तो ये तो आप बहुत ईजिली लिख सकते हो, है ना। इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो इट नेचुरली फॉल्स इन द पार्ट ऑफ ऑडिटर टू हैव अ थॉरो एंड साउंड नॉलेज ऑफ अ जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो भी गैप होते हैं हमारे GAAP, तो उसकी साउंड नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट वो रिव्यू कर पाए उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, क्योंकि उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करेगा। इनफैक्ट ऑडिटिंग एज अ डिसिप्लिन इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड विद अदर वेरियस डिसिप्लिन्स as there is a lot of linkages in the work which is done by the auditor. To begin with, it may be noted that the discipline of audit is itself a logical construct, logical process to hai auditing, and everything done in auditing must be bound to the rules of logic. Ethical precepts are the foundations on which the foundation of the entire accounting profession rests. जो हम लोगों ने एथिकल रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी ना, ऑनेस्टी, तो अगर आप कोई भी ओपिनियन दे रहे हो तो आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता सकती हूँ, जिसे आप कभी भूलोगे नहीं। आपका जो एग्ज़ाम होता है तो वो आपके अब MCQs आ रहे हैं, ठीक है ना। तो MCQs क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए, और जो बाकी 70% पेपर होता है वो क्या होता है, आपका सब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है कि अगर फर्स्ट का आंसर डी है तो वो सारे के सारे बच्चों के लिए फर्स्ट का आंसर डी ही होगा। तो मतलब हमें अपना ओपिनियन ऑब्जेक्टिव देना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एथिकल रिक्वायरमेंट्स का ये मतलब है कि मैं ऑडिटर हूँ, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया तो सबका सेम ही होता है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ये गलत है या फ्रॉड है, तो अगर मेरी जगह कोई दूसरा ऑडिटर आ रहा है तो वो भी यही बात कहे। तो ऐसा ना हो कि मैं उसमें भी सब्जेक्टिव हो रही हूँ, पार्शियल हो रही हूँ कंपनी के साथ में। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव का मतलब। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि वो सबके लिए सेम है, और सब्जेक्टिव का मतलब इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो मतलब ऑडिट करने का तरीका सब्जेक्टिव हो सकता है, सबका अपना अपना स्टाइल हो सकता है, उसको कैसे, उसको क्या करना है, बट जो अल्टीमेटली रिज़ल्ट आना चाहिए, ओपिनियन आना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ने गलत कहा और दूसरा उसको सही कह दे, ठीक है ना। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव का मतलब, ठीक है। तो मतलब हमारा जो फाउंडेशन जो रेस्ट करता है, अगर एथिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी ना फॉलो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करने का, बिकॉज ओपिनियन हमारा गलत ही आना है। तो इसमें यही दे रखा है कि जो पूरा का पूरा ऑडिटिंग प्रोसेस है ना वो उसी पे ही रेस्ट करता है। लेकिन साथ ही में बस इन्होंने ये दिया है कि अकाउंटिंग से कैसे इसका रिलेशन है, क्योंकि जो ऑडिट कर रहा है उसको जो प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ना, उनकी नॉलेज होनी चाहिए, उसी के ही बेसिस पे तो वो रिव्यू करेगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि क्या क्राइटेरिया क्या सही है, तब तो आप कैसे उसमें गलतियाँ निकालोगे, है ना। So the knowledge of language is also considered essential in the field of auditing, as the auditor shall be required to communicate both in writing as well as orally in day-to-day work. तो उसको लैंग्वेज का भी आइडिया होना चाहिए, बस यही दे रखा है। ये टॉपिक जो है ना ये इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको C कैटेगरी नहीं B कैटेगरी में रखूँगी, बिकॉज आ जाते हैं इससे। अगर आप उठाकर देखोगे स्कैनर्स वगैरह तो उसमें होते हैं क्वेश्चंस इसमें से, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको वीडियोस में भी इंक्लूड किया, ऑल्दो ये सेल्फ स्टडी वाला टॉपिक ही है। फिर उसके बाद में लॉ से कैसे है, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटिंग इज लॉ इज़ वेरी क्लोज वन। ऑडिटिंग इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ वेदर और नॉट दीज हैव बीन प्रॉपरली एंटर्ड इनटू। जो हम लोगों ने इतनी बार पढ़ा है ना, लीगल रिक्वायरमेंट्स, तो वो सब क्या होती है, वो हमारी लॉ से ही तो लिंकेज हो रही है ऑडिटिंग की, तो बस वही है। सो इट्स नेसेसिटीज दैट एन ऑडिटर शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉज अफेक्टिंग द एंटिटी। जो भी मतलब एंटिटी रिक्वायर कर रही है बिजनेस लॉज, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप लिख लेना लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। यहाँ मेरा आ नहीं पाएगा बिकॉज मेरे पास में पेन नहीं है, मेरे को अपने फिंगर से ही लिखना होता है, तो आप प्लीज़ लिख लेना, ठीक है। तो ही शुड बी familiar with the law of contracts, negotiable instruments, और साथ में बिजनेस लॉज की भी उसका नॉलेज होनी चाहिए, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की भी, मतलब जितने भी आपके लॉज हैं ना जो भी आपने पढ़े हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इन सारे एक्ट्स की भी ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए। द नॉलेज ऑफ टैक्सेशन लॉज इज ऑल्सो इनएविटेबल एज
entity is required to prepare their financial statements taking into account various provisions affected by the tax law, और साथ में उसको tax laws की भी knowledge होनी चाहिए, है ना. So in analyzing the impact of various transactions, particularly from our accounting aspect, the auditor ought to have a good knowledge about direct as well as indirect tax laws. तो tax laws, business laws और जितने भी आपके acts वगैरह के laws हैं, मतलब जो भी आपने act पढ़े, negotiable instrument act और contract act, इन सब की भी होनी चाहिए. बस इसमें यही है. इकोनॉमिक से कैसे होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होती है, मतलब पैसे का आना पैसे का जाना, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स आ गई. आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो होती है वहाँ डेली. तो दो द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम एज पुट फॉरवर्ड बाय द इकोनॉमिस्ट इज़ डिफरेंट एज कम्पेयर टू द अकाउंटेंट्स. हालांकि माना कि जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है वो अकाउंटिंग से डिफरेंट है, लेकिन फिर भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिमिलर ग्राउंड्स ऑन विच अकाउंटिंग हैज़ फ्लरिश्ड. So, from the auditing viewpoint, the auditors are more concerned with the microeconomics rather than the macroeconomics. जो ऑडिटर होता है ना, वो माइक्रो से ज़्यादा कंसर्न होता है, ना कि मैक्रो से. सो द नॉलेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स शुड इंक्लूड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक फोर्स दैट अफेक्ट द फर्म. जो मैक्रो होती है उसमें क्या होता है, जो भी इकोनॉमिक फोर्स फर्म के लिए वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. रिलेशनशिप ऑफ प्राइस, प्रोडक्टिविटी एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट regulations. So the auditor is expected to be familiar with the overall economic environment in which his client is operating. तो जो मतलब हमारा ऑडिटर है ना, तो उसको पूरी फर्म की जगह जो ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए वो किसके बारे में होना चाहिए, वो होना चाहिए जिस क्लाइंट से वो ऑपरेट कर रहा है, जिस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में वो ऑपरेट कर रहा है ना, उसमें होनी चाहिए उसको उसके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की नॉलेज. लाइक ऑडिटर्स भी बहुत सारे कैटेगरी के होते हैं ना, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट. तो आप जिस टाइप ऑफ ऑडिट में करने जा रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो जो पर्टिकुलर कैटेगरी हो गई या जो पर्टिकुलर पार्ट हो गया उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड अगर हम पूरी की पूरी फर्म की बात करें तो वो क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. सो द ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू फोकस मोर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स रादर देन मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज वो जो उसका कंसर्न क्लाइंट है वो सिर्फ उसी से ही तो मतलब होना चाहिए ना उसको. क्योंकि वो अगर वो टैक्स लॉ करने जा रहा है तो उसको उस डिपार्टमेंट के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से मतलब होना चाहिए, ना कि उसको अदर टाइप के उससे इन्वायरमेंट से मतलब होना चाहिए, ठीक है ना. तो ही इज़ एक्सपेक्टेड टू फोकस मोर ऑन माइक्रो इन्वायरमेंट रादर देन मैक्रो इन्वायरमेंट. माइक्रो तो पता होगा ना, माइक्रो मतलब छोटा पार्ट, मैक्रो मतलब पूरी फॉर्म. फिर उसके बाद में ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस. तो ये साइंस से कैसे है, द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग एज अ डिसिप्लिन इन्वॉल्व्स अ रिव्यू ऑफ वेरियस assertions both in financial and non-financial terms with a view to prove the veracity of such assertions and expression of opinion by the auditor on the same. Thus it is a quite logical and natural function. यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं. The discipline of behavioral science is closely linked with the subject of auditing. While it may be said that an auditor, particularly the financial auditor, deals basically with the figures contained in the financial statements. किससे वो करता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो फिगर्स हैं, ऑडिटर उसका क्या करता है, एग्जामिनेशन करता है. बट ही शेल बी रिक्वायर्ड टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था ना, एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए उसको मतलब रेस कंसर्न कर सकता है. एंड ही मस्ट हैव एन अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने ऐसे 210 में. तो वो ये कि उसको बहुत सारे लोगों की साथ में बात भी करनी होती है, क्योंकि उसको पूरा एविडेंस ऑब्टेन करना होता है, जस्टिफाई करना होता है, राइट. तो as against the financial auditor, the internal auditor or management auditor is expected to deal with human beings rather than financial figures. तो जो मतलब नॉन फाइनेंशियल ऑडिट होता है, नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में अगर हम बात करें तो उसमें फाइनेंशियल फिगर्स की जगह में ज़्यादा किससे बात करनी होती है, हमें ह्यूमंस का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है उसमें. सो वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट इन डिज़ाइनिंग द इंटरनल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम इज़ पर्सनल. क्योंकि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है ना, लाइक इंटरनल कंट्रोल के बारे में अगर मुझे कुछ इंक्वायरी निकालनी है, इंटरनल कंट्रोल क्यों लगता है, जिससे कि रिस्क जो है वो कम हो सके फर्म का. तो वो कौन करता है, वो जो मैनेजमेंट वगैरह है वही तो लगाते. तो अगर मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल के बारे में किसी से इंक्वायरी निकालनी होगी तो मैं लोगों से ही तो जाके बात करूँगी. पर्सनल मतलब मैंने बताया ही था, जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में. However, if a sound internal control structure is designed, it cannot work until and unless the people who are working
इन द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट। लेकिन वो इंटरनल कंट्रोल तभी सक्सेसफुल होगा जब या तो वो सही से बना हुआ हो एंड साथ ही में जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो भी उसको ठीक से फॉलो करें। सो द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज इंडीड वेरी एसेंशियल फॉर एन ऑडिटर सो एज टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़। तो मतलब ऑडिटर को जो है ना वो बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि मतलब एक ह्यूमन जो है वो सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा। लाइक अगर ऑडिटर को ये लग रहा है कि जो मैनेजमेंट है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है तो वो क्या करेगा कि जो यहाँ के इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर है आप खुद ही बताओ। अगर आप किसी स्कूल का, मैं सिर्फ एक बहुत ही पिद्दी सा एग्जांपल दे रही हूँ, ये ऑल्दो ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम के लेवल का नहीं है बट सो दैट आपको समझ में इसलिए दे रही हूँ। लाइक कोई स्कूल है, ठीक है ना, तो उसका अगर जो प्रिंसिपल है वही स्ट्रिक्ट नहीं है तो कैन यू एक्सपेक्ट कि जो वहाँ के टीचर्स होंगे या जो वहाँ के बच्चे होंगे वो ठीक से डिसिप्लिन में काम कर रहे होंगे? मुझे तो नहीं लगता, ठीक है ना। तो वहाँ का इंटरनल कंट्रोल आप क्या कंसीडर करोगे? वीक है। तो वही हो गया कि मतलब आप कैसे सोचोगे, लोगों से बात करके आप ये पता करोगे, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि इस सिचुएशन में अगर ऐसा है तो इसमें क्या हो सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, एंड फिर उसी के बेसिस पे आप क्या दोगे ओपिनियन। इस